लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज से करीब 2800 साल पहले एक नदी के किनारे 7 छोटी छोटी पहाड़ियों पर कुछ लोग रहते थे। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई बड़ा खजाना नहीं था, कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी बस्ती एक दिन पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। ये बस्ती थी रोम और इसकी कहानी इतिहास की सबसे हैरान करने वाली कहानियों में से एक है। रोमन एम्पायर वो सुपर पावर था जिसने हिस्ट्री में पहली बार मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी थी, जिसने एम्पायर को चलाने के लिए पहली बार सीनेट का सिस्टम बनाया, जिसने अपने रिपब्लिक पीरियड में तकरीबन 5 सदियों तक डेमोक्रेसी को चलाया। कितनी ही मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स जैसे कि रिपब्लिक, डिक्टेटर, सीनेट और वीटो, ये ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें रोमन पॉलिटिक्स से लिया गया है। रोमन एम्पायर के पीक पीरियड में इसकी पॉपुलेशन इतनी थी कि दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। रोमन किंगडम, रोमन रिपब्लिक और एम्पायर के पीरियड्स को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 साल से भी ज़्यादा रोम का डोमिनेंस रहा। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस साम्राज्य का अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। इसे तोड़ा उसके अपने सीनेटर्स ने, उसके अपने जनरल्स ने। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि दुनिया की सबसे ताकतवर रोमन सेना ने एक दिन अपने ही शहर पर हमला किया था। सीनेट के सदस्यों ने अपने ही साथियों को कुर्सियों के टूटे हुए पैरों से पीट पीट कर मार डाला था और एक अकेले इंसान ने एक छोटी सी नदी पार करके 500 साल पुराने संविधान को हमेशा के लिए दफना दिया था। आज हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की, जिसकी कहानी हर एंगल से एक नई बात कहती है। हम रोम के पूरे इतिहास को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक सभ्यता जो ऊंचाइयों तक पहुंची वो आखिर कैसे अपने ही फैसलों के बोझ तले दब गई। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। रोम के इतिहास की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि इटली की टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर यह बस्ती बसी हुई थी। असल में यह बस्ती कब बनी, इसको लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस है। रोमन परंपराओं को देखें तो इस शहर की 753 बीसी में रोमुलस नाम के एक शख्स ने नींव रखी थी, लेकिन यह काफी हद तक एक पौराणिक कथा है। अगर हम आर्कियोलॉजी को देखें तो पता चलता है कि टाइबर नदी के उस इलाके में इंसानी बसाहट बहुत पहले से थी। यानी रोम का एस्टेब्लिशमेंट कोई एक रात की घटना नहीं थी, यह सदियों तक चलने वाली एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। रोम की शुरुआत में राजाओं का राज होता था। 7 राजाओं ने यहाँ करीब 250 सालों तक रूल किया। लेकिन रोम का आखिरी राजा टारक्विनिस सुपरबस इतना अहंकारी और क्रूर था कि रोम की जनता बगावत पर उतर आई। इस घटना के बाद 509 ईसा पूर्व में जनता ने तानाशाह राजाओं को उखाड़ फेंका और एक रिपब्लिक की नींव रखी। साल 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 480 सालों तक रोम एक रिपब्लिक था। या यूं कहें कि रोमन रिपब्लिक का अंत सीजर की मौत के बाद हुआ और साम्राज्य की शुरुआत 27 बीसी में ऑगस्टस के साथ हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोम में रिपब्लिक सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं था, यह एक आइडिया के लेवल पर भी काम कर रहा था। रोम के इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि हर साल 2 काउंसिल्स चुने जाते थे जो सरकार चलाते थे। इन दोनों का टेन्योर या कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता था। दोनों के पास एक दूसरे के किसी भी फैसले को वीटो करने का हक होता था, यानी कि वो चाहे तो दूसरे के फैसले को मना कर सकते थे। ये डिजाइन एक दूसरे की ताकत पर कंट्रोल करने का तरीका था ताकि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर ना होने पाए। इसे ही आज की डेट में हम चेक एंड बैलेंसेस के रूप में जानते हैं। इन दोनों कॉन्सुल्स के ऊपर आती थी सीनेट। आज आपको यूरोप के कई देशों में सीनेट देखने को मिलेगी। इसकी इंस्पिरेशन रोमन रिपब्लिक से ही मिली हुई है। रोम में करीब 300 सीनेटर्स की सीनेट थी। ये पॉलिसीज तय करती थी, जंग को डिक्लेयर करती थी और खजाने की देखरेख करती थी। और इसी सीनेट के नीचे आती थी ट्राइबल असेंबली। इस असेंबली में एक हद तक आम नागरिकों की आवाज रखी जाती थी। लेकिन यहां पर हमें एक और बात समझने की जरूरत है दोस्तों, कि रोम कभी भी पूरी तरह से एक रिपब्लिक नहीं था। रोनाल्ड साइन अपनी किताब द रोमन रेवोल्यूशन में कहते हैं कि रोमन रिपब्लिक असल में एक ओलिगार्की था, यानी चंद अमीर और ताकतवर परिवारों का राज जो लोकतंत्र की भाषा बोलता था। सीनेट में बैठने वाले ज्यादातर लोग पैट्रिशियन थे, यानी पुराने धनी और कुलीन परिवारों के लोग। आम प्लेबियंस की कुछ आवाज थी जरूर, लेकिन असली ताकत हमेशा ऊपर ही रही। फिर भी इस सिस्टम में एक खूबी थी जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। यह सिस्टम खुद को बदल सकता था। प्लेबियंस के हितों की रक्षा के लिए ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स जैसे पद बनाए गए थे।
धीरे धीरे आम नागरिकों को भी सीनेट के कुछ पदों तक पहुंचने का हक मिला। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी उस दौर में थी जब दुनिया में कॉन्सेप्ट चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसी सिस्टम ने वो रास्ता भी तैयार किया फिर, जिसने रोम को एक शहर से धीरे धीरे पूरी दुनिया की ताकत बना दिया। हालांकि ये आसान काम नहीं था। इस काम के लिए सबसे ज़रूरी था कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों को ठिकाने लगाया जाए। शुरुआती रोम का सबसे बड़ा दुश्मन था कार्थेज। ये उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत ही ताकतवर ट्रेडिंग एम्पायर था। रोम और कार्थेज के बीच 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिन्हें इतिहास में प्यूनिक वॉर के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों में जीत ने रोम को एक रीजनल ताकत से हटाकर मेडिटेरेनियन सी का बेताज बादशाह बना दिया। हालांकि इस दौरान कार्थेज के जनरल हैनिबल ने आल्प्स पहाड़ों को पार किया और रोम को कड़ी टक्कर दी। इसके साथ ही कई बड़ी जंगों में रोमन सेना को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन आखिरकार रोम की पीछे न हटने की पॉलिसी के सामने कार्थेज को हार माननी पड़ी। 146 ईसा पूर्व में हुई आखिरी प्यूनिक लड़ाई के बाद कार्थेज की तबाही हुई और उसे पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। इस जीत के बाद रोम अब मेडिटेरेनियन का बादशाह हो गया था। उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। रोम अब मेडिटेरेनियन को मेयर नोस्ट्रम कहता था, यानी कि हमारा समुद्र। स्पेन से सीरिया तक, ब्रिटेन के कुछ हिस्सों से नॉर्थ अफ्रीका तक रोम का झंडा हर तरफ फैल गया। लेकिन इन जीतों के साथ कुछ और भी आया। इन जंगों ने रोम को बेतहाशा दौलत दी। इसके साथ ही रोम में आते हैं लाखों की तादाद में गुलाम। ग्रीक इतिहासकार डियोड्रस सिकुलस के अकाउंट्स बताते हैं कि रोम के जीती जंगों के बाद गुलामों की इतनी भरमार हो गई कि बाजार में उनका दाम गिर गया। अमीर सेनेटर्स और जमींदारों ने इन सस्ते गुलामों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े खेत बना लिए। इन खेतों को लैटिफंडिया कहा जाता था। ये खेत इतने बड़े और इतने एफिशिएंटली चलाए जाते थे कि छोटे किसानों का इनसे मुकाबला करना इम्पॉसिबल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये छोटे किसान भी आम लोग नहीं थे। रोमन आर्मी में भर्ती का एक रूल था, हर सैनिक के पास अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए। यानी कि यही छोटे छोटे किसान रोमन लीजन यानी रोमन आर्मी की रीढ़ भी थे। जब इन्होंने अपनी ज़मीनें खोई तो रोम ने एक साथ अपनी आर्मी की नींव और अपना मिडिल क्लास दोनों खो दिए। बेरोजगार और बेज़मीन ये लोग रोम शहर में आ गए। वहाँ इनके पास न काम था, ना इनका कोई फ्यूचर था। यहीं से एक बहुत ही बेचैन, भूखी और गुस्सैल भीड़ तैयार होने लगी। इस बढ़ती क्राइसिस को एक फैमिली ने फील किया। इस फैमिली का नाम था ग्रासी परिवार। टिबेरियस और गायस ग्राचस ने कदम उठाया, लेकिन सीनेट के अमीर और ताकतवर लोगों को उनके सुधार, उनके रिफॉर्म और उनकी जनता के लिए आवाज़ उनको रास नहीं आई। जमीन सुधार की कोशिश करने वाले इन ग्राचस भाइयों की हत्या ने रोम में हिंसा के एक नए युग की शुरुआत की, जहां कानून के बजाय अब हिंसा का बोलबाला हो गया। इस घटना ने रोम में एक अनरिटन रूल बना दिया कि जो काम कानून से नहीं हो सकता उसे हत्या से सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही रोम का वो आखिरी मौका भी चला गया जब सिस्टम खुद को शांति से बैठकर ठीक कर सकता था। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला भी हुआ जिसने रोम को और रोम की सेना को हमेशा के लिए बदल दिया। 107 ईसा पूर्व में रोम को नॉर्थ अफ्रीका में जुगुर्था नाम के एक राजा से युद्ध करना था। जनरल गायस मारियस को कमान सौंपी गई इस जंग के लिए। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुराना नियम कहता था कि सेना में वही भर्ती हो सकता था जिसके पास खुद की ज़मीन हो, लेकिन ज़मींदार किसान तो पहले ही खत्म हो चुके थे। मारियस ने इस दौर में एक बड़ा फैसला लिया। उसने लैंडलेस और गरीब लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू किया। स्टेट की तरफ से उन्होंने हथियार दिए, यूनिफॉर्म दिए और सेना को प्रोफेशनली ट्रेन किया। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन आपको बहुत ही कामयाब लगेगा। मारियस ने जुगुर्था को हराया, जर्मनिक कबीलों को रोका और खुद रोम का सबसे बड़ा हीरो बन गया। उसे 6 बार कॉन्सुल चुना गया, जो उस दौर में अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन इस रिफॉर्म का एक साइड इफेक्ट आया जो उस वक्त किसी को नज़र नहीं आया था। पुराने सैनिक खुद जमींदार थे, उन्हें स्टेट से पेंशन की ज़रूरत नहीं होती थी। नए सैनिक पूरी तरह से अपने जनरल पर डिपेंडेंट थे। उनकी सैलरी जनरल देता था। रिटायरमेंट के बाद ज़मीन जनरल ही दिलवाता था। इसका मतलब ये था कि इन सैनिकों की लॉयल्टी रोम से ज़्यादा उस जनरल के प्रति थी जिसने उन्हें खाना और फ्यूचर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि रोमन आर्मी अब एक नेशनल आर्मी नहीं रही, वो अलग अलग जनरल्स की प्राइवेट आर्मी बन गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 88 ईसा पूर्व में मारियस नाम के एक रोम के जनरल ने लूसियस सुल्ला से सेना की कमान छीननी चाहिए। उसके इस कदम से सुल्ला अपनी सेना लेकर सीधे रोम में घुस गया। उसने रोम की सत्ता पर कब्जा किया, खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। 79 ईसा पूर्व में उसने खुद सत्ता छोड़ दी और अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन उसने रोम को एक ऐसा सबक दे दिया जिसने अगली पीढ़ी के एम्बिशंस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। पहली सदी ईसा पूर्व में रोम की पॉलिटिक्स पर 3 ऐसे लोगों का दबदबा हुआ जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा सैनिक और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रभाव था। पहला था नियस पोम्पियस मैग्नस, दुनिया जिसे पोम्पेई द ग्रेट के नाम से जानती है। इन्होंने ईस्टर्न रोम में मिथ्रिडेट्स को हराया था। रोम को इन्होंने पायरेट्स के आतंक से भी मुक्त किया। वो उस वक्त रोम के सबसे पॉपुलर जनरल थे। दूसरे थे मार्कस लिसिनियस क्रैसस, जो रोम का सबसे अमीर आदमी था। इन्होंने 71 बीसी में स्पार्टकस की गुलामों की बगावत को कुचला था। और तीसरे थे गायस जूलियस सीजर, एक उभरता हुआ पॉलिटिशियन जो पॉपुलर्स फैक्शन से था और आम लोगों का सपोर्ट हासिल करने की पॉलिटिक्स करता था। 60 ईसा पूर्व में इन तीनों ने एक आपसी समझ बनाई जिसे इतिहास फर्स्ट ट्राइमुरेट कहता है। ये 3 ताकतवर लोगों की एक इनफॉर्मल डील थी कि हम मिलकर रोम की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे। सीजर को गॉल में मिलिट्री कैंपेन के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे। पोम्पेई को वेटरन्स के लिए ज़मीन चाहिए थी जो सीनेट देने से मना कर रही थी। और क्रैसस को अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सरकारी सपोर्ट चाहिए था। इस अंडरस्टैंडिंग ने कुछ सालों तक काम किया। 58 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक सीजर ने गॉल में एक के बाद एक जीत हासिल की। पूरे गॉल यानी आज के फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के बड़े हिस्सों को रोमन कंट्रोल में उन्होंने ला दिया। उसने ब्रिटेन पर भी 2 बार अभियान किए। ये रोम की ताकत का एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। सीजर की सेना उसके इन अभियानों के बीच उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो गई। सीजर अपने सैनिकों का बहुत खास ख्याल रखता था, उनके साथ खाना खाता था, उनके नाम जानता था, वो अपनी सेना के साथ लड़ता था और दूर से आदेश नहीं देता था बल्कि लोगों के बीच में रहकर आदेश देता था। इस लॉयल्टी ने उसे काफ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन रोम में हालात बदल रहे थे। 53 ईसा पूर्व में क्रैसस की कारहे की लड़ाई में पार्थियंस के हाथों मौत हो गई। ट्राइमुरेट का तीसरा खंभा गिर गया था। अब सिर्फ सीजर और पोम्पेई बचे थे और रोम में 2 इतने बड़े एम्बिशंस एक साथ समा नहीं सकते थे। पोम्पेई ने सीनेट के साथ गठजोड़ किया। 49 ईसा पूर्व में सीनेट ने सीजर को आदेश भेजा, अपनी सेना छोड़ो और रोम वापस आओ अकेले। सीजर को पता था कि इसका मतलब क्या है। बिना सेना के रोम में घुसने का मतलब राजनीतिक मुकदमे, निर्वासन या फिर शायद मौत। 49 ईसा पूर्व में जनवरी में सीजर अपनी सेना के साथ नॉर्दर्न इटली में खड़ा था। सामने थी रूबिकॉन नदी, एक छोटी लेकिन उथली नदी। लेकिन इस नदी को उस पार जाने का मतलब था रोम पर हमला। सीजर काफ़ी देर तक चुप खड़ा रहा। उसने बाद में कहा एलिया याक्टा ईस्ट, यानी पासा फेंका जा चुका है। सीजर ने रूबिकॉन को पार किया। पोम्पेई और सीनेट को उम्मीद नहीं थी कि सीजर इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। डर के मारे पोम्पेई रोम छोड़कर ईस्ट की तरफ भाग गया। सीजर बिना किसी बड़े खून खराबे के रोम में दाखिल हुआ। अगले कुछ सालों में उसने पोम्पेई को हरा दिया और 48 ईसा पूर्व में इजिप्ट में पोम्पेई की हत्या हो गई। सीजर जब अकेला सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, उसने खुद को डिक्टेटर परप्यूटो यानी आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। अपनी तानाशाही के दौरान सीजर ने कुछ रिफॉर्म्स किए। इन्होंने कैलेंडर को सुधारा। आज भी जुलाई का नाम इन्हीं जूलियस सीजर पर है। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ रिलीफ की कोशिश की, लेकिन इन्होंने रिपब्लिक की इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। कई सेनेटर्स को लगने लगा कि यह आदमी खुद को राजा घोषित करने की तैयारी में है। फिर आता है 15 मार्च 44 ईसा पूर्व। रोम का कैलेंडर इसे इदेस ऑफ मार्च कहता था। सीनेट की बैठक थी। ब्रूटस और कैसियस के नेतृत्व में करीब 60 सीनेटर्स ने साजिश रची। जैसे ही सीजर अपनी सीट पर बैठा, सीनेटर्स ने उसे घेर लिया। उसे 23 बार चाकू घोंपा गया। सिटोनियस ने रोमन डॉक्टर एंटिस्टियस की बाद की जांच का विवरण रिकॉर्ड किया है, जिसके मुताबिक इन सभी घावों में सिर्फ एक घाव जानलेवा था। बाकी के घाव इतने अजीब तरीके से चलाए गए कि लगता है घबराहट में उन्होंने चाकू चलाया। हत्यारों को लगा था कि सीजर को मारते ही रोम की जनता उन्हें हीरोज की तरह वेलकम करेगी, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। सीजर के लेफ्टिनेंट मार्क एंटोनी ने जो भाषण दिया, उसने पूरी जनता को हत्यारों के खिलाफ भड़का दिया। हत्यारों के घर जलाए गए, वो रोम छोड़कर भाग गए। सीजर की मौत के बाद रोम में फिर से सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ा। सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने मार्क एंटोनी के साथ और लेपिडस के साथ मिलकर सेकेंड ट्राइमुरेट बनाया। इन्होंने पहले ब्रूटस और कैसियस को हराया, फिर यह ट्राइमुरेट भी आपस में टूट गया। एंटनी ने इजिप्ट की रानी क्लियोपेत्रा से गठबंधन किया। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की नौसैनिक लड़ाई में ऑक्टेवियन ने एंटनी और क्लियोपेत्रा दोनों को हरा दिया। दोनों ने बाद में सुसाइड कर लिया।
अब इस पूरे सीन में ऑक्टेवियन अकेला था, लेकिन ऑक्टेवियन ने सीजर जैसी गलती नहीं की। उसने खुद को राजा नहीं कहा, उसने कहा कि मैं सिर्फ प्रिंसेप्स हूँ, यानी नागरिकों में पहला व्यक्ति। उसने सीनेट को बनाए रखा। इस दौरान इलेक्शंस भी होते रहे, रिपब्लिक की भाषा बोली जाती रही, लेकिन असली ताकत उसी के हाथ में थी। 27 ईसा पूर्व में सीनेट ने उसे ऑगस्टस यानी रिवर्ड वन की उपाधि दी। यहीं से फिर रोमन एम्पायर की नींव पड़ती है, यानी इतने लंबे प्रोसेस के बाद कहीं जाकर रोमन एम्पायर शुरू होता है। ऑगस्टस का शासनकाल 27 ईसा पूर्व से 14 एडी तक था। यह रोम के इतिहास का सबसे स्टेबल दौर था। उसने आर्मी को परमानेंट और प्रोफेशनल बनाया। स्टेट की तरफ से वेटरन्स को लैंड और पेंशन मिलने लगी। इन्होंने रोड्स बनवाई, एक्विडक्ट्स बनवाए और रोम के शहर को मार्बल से सजाया। उसने खुद कहा था कि मैंने रोम को ईंटों का शहर पाया और मैंने इसे मार्बल का शहर बनाकर छोड़ा। और ये बात सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी। लिटरेचर, आर्ट्स, फिलॉसफी, वर्जिल, होरेस, ओविड, ये सब ऑगस्टस के दौर में फले फूले। ऑगस्टस के बाद रोम का एम्पायर करीब 200 सालों तक के गोल्डन एरा में प्रवेश कर गया। इतिहास में इसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। ये वो दौर था जब साम्राज्य अपनी ताकत और समृद्धि के चरम पर था। इस दौरान बड़े पैमाने पर जंगें कम हुई और ट्रेड ने आसमान छू लिया। रोम शहर दुनिया की राजधानी बन चुका था। यहाँ भव्य कोलोजियम और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने जैसे पेंथियन तैयार हुए। हालांकि इस दौर में नीरो का शासन भी आया। सम्राट नीरो के दौर में रोम में एक बड़ी आग लगी। हालांकि एक बहुत पॉपुलर मिथ है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। हालांकि इतिहासकार आज इसे गलत बताते हैं, क्योंकि उस वक्त नीरो रोम में था ही नहीं। वैसे इस पर एक अलग से वीडियो भी बन सकता है, कमेंट करके बताना। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। कहानी में आगे बढ़े तो इसी दौर में मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट हुए, जिन्होंने फिलॉसफी और ड्यूटी को अपनी शासन का मुख्य आधार बनाया। लेकिन ये पीक पॉइंट भी एक ढलते हुए सूरज की तरह था। धीरे धीरे एम्पायर का भारी बोझ अब सिस्टम से बाहर हो रहा था। तीसरी सदी तक आते आते लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी और सीमाओं पर बढ़ते बर्बर कबीलों के हमलों ने साम्राज्य को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जो रोम कभी अपनी इंजीनियरिंग और अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, वो अब इंटरनल क्राइसिस और महंगाई की आग में जल रहा था। ये उस महान सभ्यता के अंत की असली शुरुआत थी। ऑगस्टस द्वारा बनाए गए सिस्टम में सत्ता पूरी तरह से एक आदमी के हाथ में थी, और इसी केंद्रीकृत सत्ता ने साम्राज्य को अस्थिर शासकों के प्रति काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया। साल 69 एडी इस बात को प्रूफ करता है, क्योंकि इस एक साल में रोमन इतिहास में पहली बार 4 अलग अलग एम्परर बने सिर्फ एक साल के अंदर। अब सवाल है कि इन सब के बावजूद रोमन एम्पायर जब अपनी पीक पर था तो वो कैसा दिखता था। रोम शहर की आबादी करीब करीब 10 लाख के आसपास थी। एक ज़माने में जब दुनिया के ज़्यादातर शहरों की आबादी कुछ हज़ार भी नहीं थी, तब रोम लाखों की संख्या में अपने यहाँ पर लोगों को रख रहा था। शहर में 11 बड़े एक्वेडक्ट्स थे जो पहाड़ों से साफ पानी लाते थे। पब्लिक बाथ थे जहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ नहा सकते थे। सड़कें थी लगभग 80,000 किलोमीटर की पेव्ड रोड्स, जो एम्पायर के हर कोने को रोम से जोड़ती थी। इसी वजह से कहावत चली, ऑल रोड्स लीड टू रोम। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये लिटरली एक सच था। रोमन इंजीनियरिंग आज भी सरप्राइज करती है। पैंथियन जो 125 एडी में बना डोम था, वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम है। कोलोजियम में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे, और इसमें एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरा कोलोजियम 10 से 15 मिनट में भर सकता था और खाली भी हो सकता था। और रोमन लॉ, ये शायद रोम की सबसे बड़ी विरासत है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक कोई गुनहगार साबित ना हो तब तक इंसान बेगुनाह है। ये कॉन्सेप्ट रोमन लॉ से आया। दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का हक, एक जज का होना जो ये सुने, और ये सब बातें रोमन लीगल ट्रेडिशन की देन है। लेकिन इस पीक के बाद जो हुआ दोस्तों, उसने धीमे धीमे रोम को खत्म किया। मार्कस ऑरेलियस ने अपने एक सगे बेटे कॉमोडस को एम्परर बनाया। ये डिसीजन 5 गुड एम्परर्स की ट्रेडिशन के विरुद्ध था। रिजल्ट ये हुआ कि कॉमोडस रोम के इतिहास के सबसे बदनाम शासकों में से एक निकला। साल 180 ईस्वी से 284 ईस्वी तक का दौर क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी कहलाता है। इन करीब 50 सालों में रोमन सेना ने 20 से ज़्यादा अलग अलग एम्परर्स की घोषणा की। इनमें से ज़्यादातर की मौत हिंसा से हुई। इस अनस्टेबिलिटी के साथ प्लेग ने पूरे एम्पायर को झकझोर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेड ठप हो गया। सिक्कों में चांदी की मात्रा घटाई गई, जिससे महंगाई बढ़ गई, और बॉर्डर्स पर जर्मनिक कबीले यानी गॉथ, वेंडाल्स और फ्रैंक्स लगातार हमले करते रहे। हालांकि इस बीच में डायक्लेशियन ने 284 से 305 ईस्वी के बीच इस क्राइसिस को कुछ हद तक थामा। उसने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 हिस्सों में डिवाइड किया।
एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट। ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने 313 एडी में क्रिश्चियनिटी को लीगल स्टेटस दे दिया और 330 एडी में एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल में शिफ्ट की। 5वीं सदी एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए बड़ी तेजी से हालात बिगड़े। जर्मनिक कबीले जिन्हें रोम बारबेरियंस कहता था वो अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थे, वो रोमन आर्मी में भी थे। कुछ तो रोमन जनरल बन चुके थे। 410 एडी में विसिगोथ्स के राजा एलैरिक ने रोम शहर को लूटा। ये रोम का पहला सैक था 800 सालों में। 455 एडी में वेंडाल्स ने दोबारा लूटा और 476 एडी में जर्मनिक चीफ ओडेसर ने रोम के आखिरी वेस्टर्न एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को, जो कि एक किशोर था, उसे गद्दी से हटाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि 476 एडी कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं था। ये एक बहुत ही स्लो और बहुत ही डेकेड से चलती आ रही लंबे प्रोसेस का आखिरी पड़ाव था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, वो 476 के बाद भी करीब 1000 सालों तक चला। 1453 एडी में ऑटोमन टर्क्स के हाथों कॉन्स्टेंटिनोपल की पतन पर जाकर ये एम्पायर खत्म हुआ। पीटर हेदर अपनी किताब द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में कहते हैं कि जर्मनिक इन्वेजन से एक बड़ी वजह थी। ब्रायन वॉर्ड पर्किंस अपनी किताब द फॉल ऑफ रोम एंड द एंड ऑफ सिविलाइजेशन में दिखाते हैं कि ये पतन रियल था, लिटरेसी गिरी, ट्रेड ठप हुआ, जनसंख्या घटी। वहीं पीटर ब्राउन जैसे हिस्टोरियंस का कहना है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन था, कैटास्ट्रॉफी नहीं था। रोमन कल्चर और लैंग्वेज अलग अलग रूपों में सर्वाइव और इवॉल्व होती रही। अब तीनों नज़रिए अलग अलग हैं, तीनों में कुछ सच है और तीनों मिलकर ही रोम की पूरी तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, रोम के इतने बड़े इतिहास ने दुनिया को जो दिया वो आज भी हमारे साथ है। यूरोप के कई मॉडर्न संसद में सीनेट की झलक है। हर जस्टिस सिस्टम में रोमन लॉ की नींव है। रोमांस लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज़ और रोमेनियन, ये सब लैटिन से निकली जो रोमन एम्पायर की लैंग्वेज थी। हर वो सड़क जो रोम ने बनाई उसमें से कुछ के ऊपर आज भी गाड़ियाँ चलती हैं। कहने का मतलब ये है कि रोम रातों रात नहीं गिरा। एक ऐसे रिपब्लिक की कहानी है जो पहले एक छोटे शहर से उठा, फिर पूरी दुनिया पर छा गया और फिर उन्हीं ताकतों के हाथों कमज़ोर हुआ जो उसकी अपनी देन थी। एक ऐसी आर्मी जो जनरलों की हो गई, एक ऐसा सिस्टम जिसने अपने सुधारकों को ही मार डाला, और एक ऐसा एम्पायर जो इतना बड़ा हो गया कि अपना बोझ खुद नहीं उठा सका। बड़ी सभ्यताएं एक झटके से नहीं टूटती हैं, वो धीरे धीरे चुपके से अंदर अंदर खोखली होती हैं और वो सिस्टम खोखले होते हैं जो उनको पतन की कगार पर ले जाते हैं। दोस्तों, रोम की गूंज आज भी सुनाई देती है। इसका इतिहास बहुत ही रेलेवेंट है आज तक, इसलिए इसे जानना ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।